हेलो, मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल जीनी में। तो आज जो हम 579 का लास्ट पार्ट जो है हम कर रहे हैं, 81 से लेकर 140 क्वेश्चन तक जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मे बी ये जो वीडियो है वो आपकी बड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 81 से, तो पहले हम जो है 80 तक इसमें सॉल्व कर चुके हैं। तो 81 की अगर हम बात करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन सप्लाई द लोड ऑफ, ये जितने भी लोड्स हैं, एंड द स्टेशन हैज़ अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ इतना, एंड द एनुअल लोड फैक्टर ऑफ द स्टेशन इज़ 48%, द नंबर ऑफ द यूनिट सप्लाई एनुअली इज़। अब देखो, ये ईयर के हिसाब से पूछा गया है और हमें पता है कि जो लोड फैक्टर होता है वो एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड होता है, एंड द एवरेज लोड होता है वो नंबर ऑफ द यूनिट जनरेटेड, डेट इज़ किलो वाट आवर की फॉर्म में अपॉन आपका ईयर के हिसाब से आपका आ जाएगा आवर, मीन्स 8760 आवर हो जाएंगे। तो इसमें हमें पता है कि लोड फैक्टर हमें दिया है 0.48% और मैक्सिमम डिमांड के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एवरेज लोड, एंड इसके साथ जो है 8760 करेंगे तो आएगा नंबर ऑफ द यूनिट जनरेटेड। अब तो इस फॉर्म में आएगा तो हमें इसको किस फॉर्म में लेके जाना है, जैसे कि पावर की फॉर्म में, तो हम लिखेंगे 9250.56 इंटू 10⁴। तो हमारा 81 का आंसर आ जाएगा अपना डी आंसर। तो ये हमारा जो है सिंपल क्वेश्चन था। अगले की हम 82 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम ऑप्शंस देखेंगे, ये सब हैं। इसमें हम MHD पावर जनरेशन की बात करेंगे, तो जो MHD है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। सिर्फ हमें यही पता होना चाहिए MHD का या उसकी फुल फॉर्म। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी में, तो हमारे पास जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होगी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होगी। अगर हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, द सोर्स हैव बीन इन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें जैसे फोसल फ्यूल हो गए, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो, फायरवुड, नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, ड्राई डंग, ये सब जो एग्जाम्पल है आपका कन्वेंशनल की। और नॉन कन्वेंशनल की, द रिसोर्सेज विच आर येट इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर, जैसे सोलर एनर्जी, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियो थर्मल, बायो एनर्जी में बायोगैस, बायोमास, और मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जो MHD की फुल फॉर्म है। तो और एनर्जी फ्रॉम ओशंस, तो ये सारी आप देख सकते हो। तो इसमें क्या पूछा था कि कौन जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की एग्जांपल नहीं है। तो इसमें क्या आपका न्यूक्लियर पावर जनरेशन, 82 का सी पार्ट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसमें जो हमारे पास कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी दो पार्ट में आती है, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। अगर हम इसमें कमर्शियल एनर्जी की बात करें, तो देखो, कमर्शियल एनर्जी इज़ अ एनर्जी विच इज़ अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट सम प्राइस, मीन्स कुछ प्राइस पे कंज्यूमर को जो है ये दी जाती है, उसको बोलेंगे हम कौन सा, आपका कमर्शियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो इट इज़ अ यूज़ फॉर द कमर्शियल पर्पस इन द फैक्ट्री एंड फार्म्स में, एंड ये जो है नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर हम इसमें नॉन कमर्शियल एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द यूज़र, जैसे आपका फायरवुड हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, काऊ डंक हो गया, इट इज़ यूज फॉर द डोमेस्टिक एंड कंजम्पशन पर्पस। तो ये जो है रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये आप जो है इसका कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशन के नोट्स बना सकते हो। मतलब ज़्यादातर इसमें ये बनेगा कि कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशन की एग्जाम्पल और कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल की एग्जाम्पल्स। अगर हम 83 की बात करेंगे, ये आपका सिर्फ इतना ही आपको याद होना चाहिए और ये रिपीटेड क्वेश्चन आपका बन जाता है। मेकिंग कैपेसिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज गिवन बाय, दैट इज मेकिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 2.55 टाइम्स ऑफ एन सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। तो 83 का आपका हो जाएगा ए पार्ट। अगर हम बात करें 84 की, जैसे गैस, डीजल, पंप, स्टोरेज प्लांट आर यूज एज, तो हम इसको जो है पीक लोड प्लांट के जैसे जो हम इसको लेके चलते हैं, जैसे बेस लोड प्लांट की जो एग्जांपल होती है, जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, आपका इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, वो बेस के जैसे काम करते हैं ज़्यादातर। और जो पीक में हम जो हमारे में काम करते हैं, जैसे गैस हो गया, डीजल हो गया, और पंप स्टोरेज प्लांट। जो 85 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो सबसे ज़्यादा जो इसमें से मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें जो देखने को मिलेगी वो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो 85 का हो जाएगा हमारा डी। अगर हम 86 की बात करेंगे, इन अ हाउस, अब इसमें जो है 12 फ्लाइट ऑफ 60 वाट ईच आर यूज फॉर 4 आवर पर डे एंड द एनर्जी कंज्यूम पर डेज। तो इसमें बात करेंगे, हमें पता है कि 12 लाइट्स हैं और एक लाइट हमारा अगर 60 वाट की है, तो 12 लाइट कितने की होगी, तो हमारा इतना हो जाएगा 720 वाट। तो हमें पता है कि जो हमारी एनर्जी होती है कंज्यूम पर डे, तो हमारे पास जो एनर्जी वो किलो वाट आवर की फॉर्म में होती है, तो हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास हो गया 2880 वाट आवर। तो हम इसमें जो है
1000 से मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे तो हमारे जो है kWh हो जाएगा और नीचे 1000 हो जाएगा, तो ये 2.88 किलोवाट आवर, तो 86 का हो जाएगा हमारा ए आंसर। अगर इसमें हम बात करें 87 की, a generator develop a 200 volt and has an internal resistance of 100 ohm and the power delivered to the load is 100 ohm। तो हमें पता है कि किसके क्रॉस निकालने यहाँ पर कि लोड के द्वारा कितनी पावर जो डिलीवर की जा रही है उसकी तरफ। तो हमें पता है पावर इजिकल टू वी स्क्वायर इनटू आर, और वोल्टेज हम लेके चलेंगे तो वोल्टेज कितनी हमारे, हमें पता है कि वोल्टेज के क्रॉस हो जाएगी कितनी 100, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये निकल जाएगा 10,000। एंड रेजिस्टेंस जो है लोड के क्रॉस कितना है आपका 100, तो यहाँ पर जो पावर है वो कितनी निकलेगी 100 वाट, तो 87 का हो जाएगा अपना सी। देखो यहाँ पर ये है कि हमें पता है कि जो जनरेटर है उसका इंटरनल है 100 एंड लोड का 100 है, तो जो 200 वाट है वो 100 और 100 इसके क्रॉस हो जाएगी, तभी मैंने इसके जो क्रॉस की वोल्टेज है वो 100 ली हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 का स्क्वायर। तो आप जो है इसमें समझ गए होंगे, तो 87 का हो जाएगा अपना आंसर सी। अगर हम बात करें ये 88 रिपीटेड क्वेश्चन है, फॉर्मूले के बेसिस में पूछा जाएगा या शायद से यही फॉर्मूला पूछा गया था। इन अ सीरीज ग्रुप ऑफ सेल द करंट डिलीवर्ड टू द लोड हिज। देखो आपका ये बेड सेल है, सेल का रेजिस्टेंस इंटरनल, जैसे सेकंड सेल, फिर ऐसे करके एन सेल हो जाएंगे और एक आपका लोड हो जाएगा। तो हमें पता है कि जैसे वी इजिकल टू आई इन टू आर है तो वही फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर कितना एन ई हो जाएगा क्योंकि एन टाइम्स हमारे पास ई एम एफ है, एंड इजिकल टू आई, एंड इसमें जो रेजिस्टेंस है तो हमें पता है सीरीज़ में सारे रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, ये लोड का रेजिस्टेंस हो गया और एन इंटू आर हो जाएगा। तो इसके थ्रू हमारा जो करंट है वो एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, तो 88 का हमारा क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। तो ये आप जो है इसको देख सकते हो और याद रख सकते हो। अगर हम 89 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, देखो द मैक्सिमम आउटपुट पावर डिलीवर बाय अ सोलर सेल विद सनलाइट डायरेक्टली ऑन अ क्लियर डे इज अबाउट। तो इसमें जो हमारा ये आपको याद रखना पड़ेगा 829 मिली वोल्ट, सॉरी मिली वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप जो है देख सकते हो यहाँ पे आप। तो अगर हम 90 की बात करेंगे, द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय अ पोल पीस ऑफ अ लाउड स्पीकर इज दिस मैक्सवेल एंड विच हैज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.18 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द फ्लक्स डेंसिटी इन गॉस। तो हम देखो क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि जो 1 वेबर इजिकल टू 10⁸ मैक्सवेल, ये बड़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, एंड 1 टेस्ला इजिकल टू 10⁻⁻4 गॉस है, हमें एरिया गिवन है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कि हमें पता है कि ये मैक्सवेल की फॉर्म में, तो मैक्सवेल से हम जो है वेबर की फॉर्म में जो उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारा इसमें जो फ्लक्स है वो है 1.2 × 10⁵ है ना। तो हम क्या करेंगे 10⁸ को लाने की कोशिश करेंगे, तो हम वेबर बोले या मैक्सवेल बोले बात है एक, तो हम इसको करेंगे 1.2 × 10⁵, ये हमें गिवन था। हम क्या करेंगे इसमें 1000 से डिवाइड, 1000 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो है पावर हो जाएगी 10⁸ मैक्सवेल। तो इसको हम बोल सकते हो 1.2 अपॉन 1000 मीन्स, या इसको बोल सकते हैं 12 × 10⁻⁻4 वेबर बोल सकते हैं। एंड एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, अपना फ्लक्स डेंसिटी निकलेगी। और हमें पता है फ्लक्स डेंसिटी हमारे टेस्ला की फॉर्म में होगी और टेस्ला से हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें गॉस की फॉर्म में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमने मैक्सवेल को वेबर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1.2 × 10⁻³ वेबर, एंड इसको हम लिख सकते हैं 12 × 10⁻⁴ वेबर। तो φ = b × a, ये सिंपल सा फॉर्मूला। तो 12 डिवाइडेड बाई 0.8 × 10⁻³ ये आपका एरिया है। तो इसको सॉल्व करके हमारा निकला 15 × 10⁻⁴ × 10⁻³ ठीक है। अब इसको हमें पता है कि 1 टेस्ला इजिकल टू 10⁻⁴ गॉस है, तो हम जो है इसको गॉस में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ से 3 0 वहाँ पे, तो मीन्स 15,000 गॉस। तो 90 का हो जाएगा हमारा बी आंसर। अगर हम अगले की बात करें 91 क्वेश्चन नंबर की बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द हिस्टैरिसीस लॉस इज गिवन बाय द रिलेशन। हम देख सकते हैं यहाँ पर होगा आपका बी 1.6 मैक्स एफ एन वॉल्यूम हो जाएगा ये, तो 91 का हो जाएगा अपना सी आंसर। अगर हम 92 की बात करेंगे, व्हेन द करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल हैविंग एन टर्न चेंजेस एंड द फ्लक्स फाई लिंकेज विद द कॉइल चेंजेस, दिस इंड्यूस एन ईएमएफ इन अ कॉइल, देन द सेल्फ इंडक्टेंसेस। हमें पता है L इजिकल टू फ्लक्स लिंकेज अपॉन आई, फ्लक्स लिंकेज को साई अपॉन आई, एंड हम लिख सकते हैं N × φ अपॉन आई। तो हम फ्लक्स को लिख सकते हैं यहाँ पर N × I अपॉन रिलक्टेंस। तो कहीं ना कहीं जो इंडक्टेंस है, मैं और मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जो इंडक्टेंस है वो n² अपॉन रिलक्टेंस की फॉर्म में हमें जो है देखने को मिल सकता है। बट इस क्वेश्चन में जो L है वो N φ अपॉन आई है, तो इसमें हो जाएगा आपका 92 का डी आंसर।
अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 93 की, देखो द सप्लाई वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट। अब देखो ये होता है कि जो सप्लाई वोल्टेज हमें गिवन होती है वो आरएमएस की फॉर्म में होती है, और इंस्टेनियस में जो ये होती है ये मैक्स की फॉर्म में होती है, मीन ये चीज़ हमें मैक्स की फॉर्म में निकालनी पड़ती है। अब इसमें लिखा है 50 हर्ट्ज इज फीड टू अ रेजिडुअल बिल्डिंग एंड द इक्वेशन फॉर द इंस्टेनियस वोल्टेजेस। हमें पता है V इज इक्वल टू वी मैक्स होगा यहाँ पर एन साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमें वी मैक्स निकालना है, तो हमें करना पड़ेगा 230 इंटू अंडर 2 निकलेगा 325.27, एंड इसमें ओमेगा निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करके 314। तो हमारा यहाँ पर 93 का हो जाएगा ए आंसर। अगर हम इसमें 94 की बात करेंगे, इन एन आर एल सी सीरीज सर्किट द फेज एंगल इज गिवन बाय। तो फेज एंगल की अगर हम इसमें बात करें तो फाइव इजिकल टू टेन इनवर्स, इसमें हो जाएगा एक्स बाई आर हो जाएगा, मीन्स ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर है एक्सएल माइनस ऑफ एक्स सी, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डोमिनेंट ऑफ एक्सएल बताया हुआ है यहाँ पे आंसर में, तो हम एक्सएल माइनस ऑफ एक्स सी अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 94 का सी पार्ट जो हमें देखने को मिलेगा। अगर हम 95 की बात करें, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। द इम्पिडेंस ऑफ अ सर्किट इज गिवन बाय 4 + j ओम एंड देन इट्स एडमिटेंस इन अ मो इज। अब देखो हमारे पास इम्पिडेंस है, एडमिटेंस है, हमें पता है कि जो आपका एडमिटेंस है वो 1 अपॉन इम्पिडेंस होगा, इसको रैशनलाइज करेंगे ये फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पर हमें जो है एडमिटेंस निकालना था, एडमिटेंस जी माइनस ऑफ जे बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/4² + 6²। तो 4 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा जो भी इसको डिवाइड, जो भी आंसर इसको सॉल्व करके निकलेगा 0.0769। तो और जी हो जाएगा आपका कंडक्टेंस, एंड सब्सिस्टेंस की वैल्यू निकलेगी 0.1153। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा 95 का आंसर हो जाएगा बी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों निकल गई, ये निकल गया 0.0769, एंड इसमें हम जब रैशनलाइज करके हमने निकाला तो एडमिटेंस जो है वो R² + X² हो जाएगा आपका कंडक्टेंस, एंड जो सब्सिस्टेंस है वो माइनस ऑफ JX R² + X², तो वो है 0.1153। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो 95 का हमारा हो जाएगा इसमें बी पार्ट। तो ऐसे भी आप ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसमें निकाल सकते हो। इसमें से आपको जो है असल में एक निकालना था, क्योंकि हमें पता है कि एडमिटेंस इम्पिडेंस एडमिटेंस पे कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा यहाँ पर नेगेटिव निकलेगा, नेगेटिव हो गया, और इसमें से एक को सॉल्व करना है, तो बस एक को सॉल्व किया तो 0.0769 हमें दिख गया, तो हम कर देंगे 95 का सीधा बी, और आपको फिर एक को नहीं निकालेंगे, यहाँ से टिक मार लेंगे। अगर इसमें बात करें 96 की, इन द पैरेलल रेजोनेंस द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इज गिवन बाय। तो आप देख सकते हो इसमें आपका क्या ए, इसको मैं मतलब याद कर लेना, आपका ये याद करने वाली चीज़ है, तो इसका हो जाएगा 96 का आपका ए पार्ट। अगर हम इसमें 97 की बात करेंगे, द 3 इक्वल इम्पिडेंस ईच हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस 6 ओम आर कनेक्टेड इन अ स्टार अक्रॉस अ 3 फेज 440 वोल्ट सिस्टम एंड द पावर फैक्टर इज गिवन बाय। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता पावर फैक्टर R/Z 8/10 0.8 लैख, सिंपल 97 का हो जाएगा अपना सी पार्ट, सी आंसर ऑप्शन। अगर हम 98 की बात करेंगे, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस इज -4, बहुत बार पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन। कार्बन जो है वो हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस में आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट्स में। अगर 99 की बात करें तो ओवरहेड टेलीफोन वायर आर मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है ये, स्टील वायर की। और ACR SR कंडक्टर कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हो, अगर आप थोड़ा कष्ट करना चाहते हो तो। अगर हम 100 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये तो देखो अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी है, बट ऑप्शन में पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट नहीं करता है अगेंस्ट सर्जिस। तो बस ये हो गया आपका 100 का डी, सिंपल से आप जो है यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम 101 की बात करें, द डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल डिपेंड अपॉन। तो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है ये आपको याद करना पड़ेगा, वोल्टेज, टेम्परेचर, फ्रिक्वेंसी एंड ह्यूमिडिटी, इन सब के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है आपका। तो 101 का आपका हो जाएगा ए पार्ट। अगर हम 102 की बात करेंगे, तो कॉमन हाउस होल्ड ग्लासेस, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, डेट इज सोडा लाइम ग्लास। अगर हम 103 की बात करेंगे तो 103 को भी याद ही करना पड़ेगा, तो प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑयल आर। तो ये देख सकते हो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मीन ये सब ही जो है ट्रू है, हमें जो है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है आपकी ऑयल की वो है 30 kV/mm की फॉर्म में, मीन्स
इसमें आपका थर्ड वाला याद करने वाली चीज़ है, और मतलब अलग से पूछा जाता है। और जो फिफ्थ वाला जो फ्लैशिंग पॉइंट होता है आपका ट्रांसफॉर्मर ऑयल का, वो होता है 150 डिग्री सेल्सियस। तो 103 का वैसे हो जाएगा आपका सी, और बाकी ये दो थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन को आप जो है याद कर लेना। अगर हम इसमें 104 की बात करेंगे, द सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो ये है टिन एंड लेड। तो आपके सोल्डर तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सॉफ्ट सोल्डर, एक होता है इसमें हार्ड सोल्डर, एक होता है सिल्वर सोल्डर। तो आपका सोल्डर तो हो गया टिन और लेड का। अगर हार्ड सोल्डर कॉपर एंड जिंक का, और सिल्वर 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 जो सोल्डर होता है वो होता है सिल्वर, कॉपर एंड जिंक। तो आप ये तीन जो है याद कर सकते हो। अगर हम 105 की बात करेंगे, द स्लिप रिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर आर मेड बाय नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड, डेट इज फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के बने होते हैं ये। अगर हम 106 की बात करेंगे, अ ट्रांसफार्मर स्टेप अप वोल्टेज बाय अ फैक्टर ऑफ 100, द रेशियो ऑफ द करंट इन द प्राइमरी टू द सेकेंडरी। हमें पता है कि स्टेप अप कर रहे हैं, तो N1 N2 इज इक्वल टू V1 V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है ये आपका टर्न रेशियो। तो यहाँ पे लिखा है कि जो V2/V1 है वो आपका 100 है। तो हम बताना चाहो, मतलब इस क्वेश्चन में बताओगे I1/I2 क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा वो भी आपका 100 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि V2/V1 इज इक्वल टू I1/I2 डेट इज इक्वल टू 100। तो 106 का हो जाएगा हमारा बी आंसर। अगर हम 107 की बात करें, इफ़ द परसेंटेज रेजिस्टेंस ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर फॉर अ सेकेंडरी साइड इज 2.5% एंड द टर्न रेशियो इज 1:10 एंड द परसेंटेज सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर टू द प्राइमरी विल बी। हमें देखो, जब भी आपका परसेंटेज की बात की जाती है तो वो हमारे पास जो पर यूनिट होता है वो हमेशा सेम होता है दोनों साइड। तो इसको जो हम एग्जांपल से थोड़ा जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो जो पर यूनिट है वो होगा जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस। जेड बेस को हम लिख सकते हैं वी रेटेड अपॉन आई रेटेड, या वी स्क्र बाई वी ए, या के वी ए स्क्र अपॉन एम वी ए। तो यहाँ पर हम जो है एक ट्रांसफार्मर लेते हैं जो कि 10 के वी ए का, इसमें जो है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी की आपकी वोल्टेजेस। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो अपना रिएक्टेंस है वो है J5 ओम। तो यहीं पर हम इसका पर यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है जेड एक्चुअल डेट इज़ 5 अपॉन, इसमें आएगा वी स्क्र बाई वी ए को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वी स्क्र आपका 250 का स्क्र इंटू वी ए इज ए पावर डेट इज़ 10 × 10⁻3। तो कितना निकला हमारा 0.8 पर यूनिट। और यहीं पर अगर हम इस सेकेंडरी टू प्राइमरी शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम जो है देखने को मिलेगा आपका 500 जे। हमें पता है कि जब भी हम सेकेंडरी टू प्राइमरी में सेंड करेंगे तो N1/N2 का स्क्वायर इंटू ऑफ R2, या N1 N2 का स्क्वायर इंटू X1, या N1 अपॉन N1 इंटू V1, या N2/N1 इज इक्वल टू इंटू I1। तो ये आप देख 4 केस बनते हैं, तो मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पर हम जो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हो, तो 500 जे ओम आपको जो है देखने को मिलेगा यहाँ की रिएक्टेंस। एंड इसके थ्रू आपका पर यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे तो 0.8 पर यूनिट। तो आप देख सकते हो दोनों साइड आपका जो पर यूनिट है वो होता है सेम। तो पर यूनिट वैल्यू इज सेम ऑन द बोथ द साइड। तो 107 का बी। अगर हम इसमें 108 की बात करेंगे, देखो व्हेन द नो लोड टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन अ एचवी साइड ऑफ दिस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और विद 100 वोल्ट वाइंडिंग ओपन, द वाट मीटर रीड 110 वाट। इफ द टेस्ट इज रिपीटेड ऑन द LV साइड विद दिस वाइंडिंग ओपन, द वाट मीटर विल। देखो क्या होता है कि जब भी आपका शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो किसी भी साइड करो निकलेगी आपकी सेम ही वैल्यू। बट होता क्या है कि जैसे आपका नो लोड टेस्ट होता है तो हम इसको जो है प्रेफर करते हैं किसमें, नो वोल्टेज साइड में। तो आप इसमें देख सकते हो, तो हम इसमें जो है प्रेफर करेंगे। एंड क्या होता है कि हम इसको जो है एचवी साइड में भी लेकर जा सकते हैं। बट क्या होता है कि जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो हाई वैल्यू का लगेगा, फिर उसके बाद आपका जो करंट है हाई वोल्टेज की साइड में आपका करंट कम हो जाएगा, जिसके थ्रू जो हमारा I0 होता है वो भी 2 to 5 टाइम्स होता है। इसका मीन्स और कम हो जाएगा। मीन्स आप सीधा याद रख सकते हो, ये 20 मिनट का टॉपिक है वैसे इसको एक्सप्लेन करें, पर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि हम कोई भी टेस्ट एचवी और LV साइड कर सकते हैं। बट थोड़ा सा उसमें वाट मीटर की सिलेक्शन में फ़र्क पड़ता है, बाकी कुछ नहीं होता फ़र्क। तो 108 का हमारा हो जाएगा 110 वाट, क्योंकि इसने जो है 110 वाट जो है वोल्ट मीटर ने इसमें रीड की थी। अगर इसमें 109 की बात करें, इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ ऑटो ट्रांसफार्मर इफ़ द ट्रांसफार्मर रेशियो इज़। तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर की जो के की वैल्यू है वो हमेशा नियर टू 1 हमें जो है रखनी पड़ती है। अगर हम 110 की बात करेंगे, आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर जो वीडियो है वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो 3 पार्ट में इसकी वीडियो है डाली हुई। एक तो उसमें हमने कनेक्शंस की बात की है, एक में आपका ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में, पावर ट्रांसफ़र, और थर्ड हमने उसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में।
अगर हम 110 की बात करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ही सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो क्या ऑल डे एफिशिएंसी के बेसिस में हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को सिलेक्ट करना पड़ता है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है इसकी एफिशिएंसी के ऊपर बनता है, इसमें कौन सा लॉस डोमिनेट होता है, तो ये आप जो है कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। अगर हम 111 की बात करेंगे, द फील्ड सिस्टम ऑफ एन अल्टरनेटर इज यूजुअली एक्साइटेड एट, तो हमें पता है कि जो फील्ड सिस्टम है वो डीसी के ऊपर काम करेगा, तो यहाँ पर क्या डीसी कहीं पर है, यहाँ पर है, तो 111 का हो जाएगा अपना डी आंसर। अगर हम 112 की बात करेंगे, 500 मेगावाट 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर हैज़ अ रेटेड वोल्टेज ऑफ दिस एट अ पावर फैक्टर ऑफ दिस एंड द लाइन करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ फुल लोड रेटेड कंडीशन विल बी, तो हमें पता है पावर इजिकल टू रूट 3 वी इंटू वाई कॉस फाई हो जाएगा। अब हमें इसमें पावर फैक्टर निकालना है, तो बाकी सबको करंट निकालना है, तो यहाँ पर सब चीज़ों को पुट करो तो अपना निकल जाएगा 15.79 किलो एम्पेयर, तो 112 का ए। अगर हम 113 की बात करेंगे, और 10 पोल 25 हर्ट्ज अल्टरनेटर ही इज डायरेक्टली कपल्ड टू एंड इज ड्रिवन बाय 60 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर, व्हाट इज द नंबर ऑफ द पोल फॉर द सिंक्रोनस मोटर। देखो सबसे पहले अल्टरनेटर चल रहा है, उसके साथ कपलिंग है, मीन जो स्पीड होगी अल्टरनेटर की वही हमारी सिंक्रोनस मोटर की होगी, और उसी के थ्रू हम नंबर ऑफ पोल निकालेंगे। सबसे पहले हम अल्टरनेटर की स्पीड निकालेंगे, तो एन इंटू 120 एफ बाई पी, तो हमें पता है 120 इंटू 25 हर्ट्ज है, 10 पोल है, तो हम 300 आरपीएम हो गया। उस 300 आरपीएम में सेम होगी सिंक्रोनस मोटर की, और उसी के थ्रू हमें पता है यहाँ पर 60 हर्ट्ज दिया है उसकी सिंक्रोनस मोटर की फ्रीक्वेंसी, तो पोल हम निकाल लेंगे। तो 300 इजिकल टू 120 इंटू 60 अपॉन पी, तो पी निकलेगा 24, तो 113 का हो जाएगा हमारा सी आंसर। अगर हम इसमें 114 की बात करें, अ फाइनाइट बस बार हैज़, तो देखो इसमें हमारा कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जो है हमें रखनी पड़ती है, तो 114 का हो जाएगा डी पार्ट, डी ऑप्शन। अगर हम इसमें 115 की बात करेंगे, इन अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द ब्रशेज आर कनेक्टेड टू, तो ब्रशेज किसके साथ कनेक्टेड किया जाता है, एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रजिस्टर्स के साथ। तो अगर हम 116 की बात करेंगे, तो ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर कॉरेस्पॉन्डिंग इन अ केस ऑफ ट्रांसफार्मरीज, तो ब्लॉक रोटर क्या है आपका, एक शॉर्ट सर्किट ऑपरेशन के जैसे जो है रिप्रेजेंट करता है, तो 116 का हो जाएगा अपना डी। अगर हम 117 की बात करेंगे, द स्टार्टिंग करंट ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज अबाउट, ये भी सिंपल है, 5 to 7 टाइम्स नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड। अगर हम द पावर फैक्टर एट विच द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूजुअली ऑपरेटेड ऑन द लोड इज, अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारा जो है 0.7 लाख के ऊपर काम करता है, और अगर हम 3 फेज की बात करें तो अगर ये लोडेड कंडीशन है तो 0.8 लाख, अगर 85 लाख, और अगर ये अनलोडेड कंडीशन है तो 0.2 लाख, और यहाँ पर भी अगर ये अनलोडेड होता तो 0.6 लाख था शायद से ये। अगर हम 119 की बात करेंगे, इन एन इंडक्शन मोटर व्हेन स्टार्टेड ऑन अ लोड डज नॉट एक्सेलरेट अप टू द फुल स्पीड बट रन एट 1/7 ऑफ द रेटेड स्पीड द मोटर इज कॉल्ड, दैट इज क्रॉलिंग। और एक में जब आपके टीथ इक्वल हो जाएं तो उसको बोलते हैं कॉगिंग, जब उसको बोलते हैं लॉकिंग। अगर हम 120 की बात करेंगे, एन इंडक्शन मोटर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रोटर कॉपर लॉस एंड द रोटर इनपुट, तो हमें पता है यहाँ पे कि जो रोटर कॉपर लॉस है वो होगा एस पी जी, और आपका जो रोटर इनपुट होगा वो पी जी, तो एस पी जी अपॉन पी जी डेट इज एस, तो 120 का हो जाएगा हमारा सी। अगर हम 121 की बात करेंगे, द इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जनरली एम्प्लॉय इन रोलिंग मिल्स एलिवेटर्स एंड प्रिंटिंग प्रेस, तो यहाँ पर हम जो है प्लगिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो ब्रेकिंग है वो है आपकी प्लगिंग। और अभी जो हम आपके इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ होती हैं ईवी मशीन, वहाँ पर भी हम प्लगिंग का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सबसे फास्ट है। अगर हम 122 का बात करें, 122 की, द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड्स फॉर स्पोर्ट वेल्डिंग इज मेड बाय नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड, दैट इज कॉपर एलॉय एंड प्योर कॉपर। अगर हम एयरक्राफ्ट बॉडी हिज रिविटेड का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो 123 का ए पार्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ द वेवलेंथ बिटवीन द ब्लू एंड द येलो कलर, तो विब्योर, और देख सकते हो बी और वाई के बीच में जी, तो यहाँ पर 124 का जी। अगर हम 125 की बात करें, द एलिमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर प्रिसीजन वर्क इज अबाउट, तो सबसे ज़्यादा हमें जो देखने को मिलेगा जो लूमन है वो है 500 से लेकर 1000 लक्स, तो 25 का आपका बी। 26 रिपीटेड क्वेश्चन, इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कंट्रोल बाय, ये आपका 2 बार रिपीट हो गया इसी क्वेश्चन पेपर में, तो 126 का गया आपका एक्सपेंशन वाल्व। 127 की बात करें, इन इंडिया डीजल लोकोमोटिव आर मैन्युफैक्चर एट, तो क्या है वाराणसी।
अगर हम 128 की बात करें, द स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन इज मैक्सिमम इन डैश सर्विस। तो मैक्सिमम स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन का मतलब होता है कि जो आपका ट्रेन की बोगियों को प्रोपेल मीन्स आगे बढ़ाने में जो एनर्जी लगती है, तो सबसे ज़्यादा लगती है आपका अर्बन में एंड सबसे कम लगती है आपका मेन में। अर्बन में इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि इसमें क्या होता है कि 2-3 सेकंड या 3-4 सेकंड के अंदर ही उसको स्पीड पकड़नी होती है। बट मेन लाइन में ऐसा नहीं होता, जो बड़ी बड़ी लॉन्ग रूट की जो ट्रेन होती हैं उसमें भी वो धीरे धीरे जो है स्टार्ट करती है चलना। तो अर्बन मतलब मेट्रो, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मैक्स अर्बन में देखने को मिलेगी, सबसे मिनिमम मेन लाइन में। अगर 129 की बात करेंगे, द एरर इंट्रोड्यूस बाय एन इंस्ट्रूमेंट फॉल इन विच कैटेगरी। तो किसमें आपका ये सिस्टमेटिक एरर। एनवायरमेंटल एरर का मतलब होता है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। क्रॉस एरर का मतलब होता है कि हमारे द्वारा जो एरर किया जाए। तो आप मेरे को जो है रैंडम एरर के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट में आप जो है मेरे को बता सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। आज पता नहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। 130 क्वेश्चन की बात करें, द ऑसिलोस्कोप इज बेसिकली एन, तो क्या है आपका एक वोल्ट मीटर। अगर हम एक 131 की बात करें, ये आपका जो है मैंने पहले भी इसको जो है सॉल्व करवाया था और ये शायद से रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर 1 से 100 वोल्ट हैज़ एन एक्यूरेसी ऑफ 1% एट अ फुल स्केल रीडिंग, व्हाट विल बी द एरर इफ इट रीड 50। तो 100 वोल्ट पे 1% का है तो 50 में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में एरर कम होता है और हाफ स्केल डिफ्लेक्शन में उसका डबल हो जाएगा। तो 1 है और 50 में 2% हो जाएगा। अगर हम 132 की बात करें, अ थर्मोकपल एमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 10 एम्पेयर व्हेन द मीटर रीड 1/5 ऑफ द स्केल, द करंट विल बी। ये आपका जो है इसके आरटी के बेसिस में काम करते हैं ये, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। दो प्रकार के इसमें, एक तो थर्मोकपल हो गया, एक हॉट वायर हो गया। थर्मोकपल जो है वो थीटा इज इक्वल टू आई स्क्वायर एंड आपका करंट एंड वोल्टेज, दो चीज़ को ये फाइंड आउट करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि 1 स्केल में 10 के पावर स्क्वायर अपना अम्पेयर है, तो 1/5 में कितना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा 4.47। तो 132 का हो जाएगा सी। अगर हम इसमें बात करें, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, विच ब्रिज ही इज़ यूज टू डिटरमाइन फ्रिक्वेंसी, तो क्या है वेन ब्रिज। बाकी अगर ये तो हो गया आपका कैपेसिटेंस के ऊपर करता है। तो आप मेरे एड्रेंस एंड इंडक्टेंस, तो आप जो है कैम्बल ब्रिज आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब 134 की बात करें, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द CRO 1 मेगा ओम। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब सिंपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वैलिड BCD कोड। देखो सबसे पहले बेस 10 होता है, 0 से 9 बिट्स तक काम करेगा, मतलब उसके तक। और इसमें जो है यहाँ पर नॉन वैलिड होता है आपका किसे 10 से 15 तक की गिनती तक जो है इसको लेकर जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 79 4 के बिट में देखा 79 48 49 पर यहाँ पर क्या 5 और 11, तो 135 का हो जाएगा अपना बी आंसर। 136 की बात करें, सिंपल है, आपको हेक्स ऑक्टल से बनाना है डेसिमल, तो इसके थ्रू हम जो है कर सकते हैं 793। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। तो आपका 136 का हो जाएगा ए। तो 3 बुलियन ऑपरेशन आर नॉट और एन एंड, ये भी सिंपल है। 138 की बात करेंगे, द ड्रॉबैक ऑफ आर फायरिंग सर्किट। देखो सबसे पहले ये 90 डिग्री तक के लिए काम किया जाता है, बट क्या होता है रेजिस्टेंस की वजह से जो पावर लॉस है सबसे ज़्यादा हमें जो है देखने को मिलता है। तो 138 का सी। अगर हम 139 की बात करें, द ट्रायक इज 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच, ये भी सिंपल है। और द 140 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर 579, द करंट फ्लो इन अ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फिनोमिना ऑफ। तो क्या है ड्रिफ्ट, रिकम्बिनेशन एंड डिफ्यूजन, ये तीनों प्रकार की बात जो हम सेमीकंडक्टर में करते हैं। तो 140 का हो जाएगा डी। तो इसके बाद जो है कौन सा क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करें, तो आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हम 663 को सॉल्व करें, या इसके बाद या हम 580 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। तो आप जो है मेरे को वीडियो अपलोड होने के 2 दिन तक जो है बता देना, उसके बाद मैं जो उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा और फिर साथ साथ में अपलोड भी करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल जीनी को जो है सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करें एंड लाइक टू माय चैनल। धन्यवाद।